बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। LOC पर दोनों जानिब तोपें आग उगलने लगी हैं, दोनों जानिब भारी जानी नुकसान हो रहा है। पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर राब्ता भी हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि मासूम शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाक भारत इस्टेब्लिशमेंट ज़मीनी हक़ाइक़ का अदराक करते हुए मामलात मुज़ाकरात से हल करें तो क्या ये बेहतर ना होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि रंग लाएगी फाक़ा मस्ती एक दिन हमारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट की तौसी के लिए 35 अरब रुपए कर्ज का इश्तिहार दे दिया। ए तायरे लाहौती का नारा लगाने वालों ने तो इस कशकोल को देग ही बना दिया है। बात करेंगे तुर्क असातिज़ा से लेकर तलौर तक हुक्मरान खानदान के ज़ाती ताल्लुकात का, ये सभी शिकार हो गए। वज़ारत ख़ारिजा का कतरी शहजादों को तलौर के शिकार देने पर इजहार फ़ख्र। दुनिया भर में जिन परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, पाकिस्तान उनके शिकार की इजाज़त आखिर क्यों दे रहा है? शिकार डिप्लोमेसी के पीछे फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान या फिर शरीफ ख़ानदान का? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे विफाकी काबीना के होने वाले अहम इजलास से मुतालिक, जहाँ पर विफाकी वज़रा की तनख्वाहें 150% बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत अरकान असम्बली हैं, उनकी ज़िंदगी को पुर आसाइश बनाने के लिए तो फ़िक्रमंद नज़र आती है, मगर अगर हम पाकिस्तान के मजदूर की बात करते तो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना क्या ये विफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की किसी की जिम्मेदारी नहीं है? सबसे पहले LOC के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज भी हमने देखा कि मुसलसल भारतीय फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई है। एक बात है कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए, या आप ख्वाजा साहब किस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये इश्तार अंगेज़ी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है? वैसे तो पाकिस्तान और भारत की ये LOC के ऊपर एक्सचेंज जो है ये 60-70 साल से रूटीन है। एक साल में कई 100 ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर ये अभी जो आजकल ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, थोड़ा सा मामूल से हट के है। लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया तो जाहिर है इसलिए बहुत बड़ा है कि दोनों जोहरी मुल्क हैं और यहाँ पे ये टिट फॉर टैट अगर एक इससे एस्केलेशन बढ़ जाती है तो ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए नहीं, खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होगा। हम एटॉमिक कंट्रीज हैं, जोहरी ममालिक हैं दोनों, और कोई मिसकैलकुलेशन और ऐसे मौके पे अगर किसी कोई वॉर हिस्ट्री पढ़े या सारे दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें वो मिसकैलकुलेशन पे होती हैं कि मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं अभी टिट फॉर टैट कर दूं और यूं हो जाएगा। आप अपना कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दूसरे का नहीं कैलकुलेट कर रहे होते। और ये इंडियंस शायद खुद भी भूल गए हैं कि ये गांधी जी का ही कॉल है कि जो है इफ़ यू कंटिन्यू विद tit for tat will end up in turning the whole world blind। कि अगर आप ये एक दूसरे की आंख फोड़ते रहेंगे तो अनकरीब पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये गांधी जी का कॉल है, तो ये खुद भी भूल गए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ख़ास तौर पे जब होता है तो हमारी तरफ से चूँकि फ़ौज का मोराल भी रखना होता है, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हमारा बड़ा जज्बा भी आ जाता है, तो मैं फ़ौरन कोशिश करता हूँ उनका भी चेक करूँ कि ये बॉडीज़ का काउंट जो है ना वो दोनों तरफ से एक टेंडेंसी होती है टिट फॉर टैट में एग्जैजरेट करने का। तो उनके यहाँ कल परसों उनके अखबारात में छपा था कि उनके 3 फ़ौजी मारे गए और उनकी फ़ौज ने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो है ना इसका हैवी रेट्रीब्यूशन, इसका बदला लेंगे। तो उन्होंने आज बदला ले लिया और उनके फिगर्स के मुताबिक जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं जो, तो उसके बाद से उनके 18 फ़ौजी मारे गए हैं। उनकी इतला, उनके क्लेम, ये मेरे पास पड़ी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, उसके मुताबिक जो है ना 18 फ़ौजी उनके मारे गए हैं। तो हमारा भी फिगर्स कई दफ़ा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं कि वो एक उसमें ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा वाक़यात होते हैं। पॉइंट ये है कि ये अफोर्ड नहीं की जा सकती, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि और समझदारी से इसका फैसला करना चाहिए। क्योंकि सारा दिन यही बहस हो रही थी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड। और उसमें जो ज़्यादातर बड़ा एग्रेशन आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी वॉर क्राइम्स के लिए जो ना मोदी को वो यूनाइटेड नेशंस में किया जाए, मुकाबला था कि कौन कितनी खौफनाक बताता है। कुछ लोग तो इस हद तक गए थे कि वो कुछ एक बिल्कुल एक इस तरह का भी एक तबका है जो कि उनका बस चले तो कल जो है आपकी जोहरी जंग करवा देंगे, एटम बम मार ही दे, बस काफ़ी हो गई जो है ताकि फैसला हो जाए, जो है काफ़ी एक तबका है और इंसान परेशान हो जाता है कि इस तरह का भी है।
मेरा ख्याल हमें बहरहाल दूसरे अगर नहीं भी सोच रहे, हमें तो सोचना है। और इंडिया के इस वक्त रीजन्स हैं और एक पैटर्न उनका रहा है, और मोदी साहब का तो खास तौर पे रहा है कि उनके यहाँ जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। तो उनके यहाँ पहले ही कश्मीर का जो इस वक्त मौजूदा है बुरहान वानी वाला वाक़या, वो हमने नहीं, पाकिस्तान ने करवाया, और ये पूरी दुनिया मानती है। उनकी अपनी गलतियाँ थी, 5-10 साल से वो मिस हैंडल कर रहे थे, मिस लीड कर रहे थे, वो एकदम बेकाबू हो गया हुआ है। और 100 अब मेरा हाल 30-40 दिन हो चुके हैं मुसलसल कर्फ्यू है, और उन्होंने बड़े डेलीगेशंस भेजे हैं। टिपिकल होता था डेलीगेशन जाता था डाइल्यूट होता, वो डाइल्यूट नहीं हो रहा बिल्कुल। तो उसके बाद से उड़ी हो गया, उड़ी के बाद से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वाला वो किया। सर्जिकल स्ट्राइक से भी ना उनकी अपनी कौम ने नहीं माना, वो किसी ने नहीं माना कि वो एक्चुअली था, वो एक था, मगर उनको ज़रूरत है डिफ्लेक्ट करने की। और अभी उनके यहाँ चूँकि ये करेंसी वाला जो कि मेरा ख्याल है बड़ा अच्छी चीज़ थी, मगर बुरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, वो बैकफायर कर गया। इस पर पूरा इंडिया एक भौचाल से दो चार है, तो ये एक नज़र आ रहा है। मगर जो भी उनके रीजंस हो, चाहे वो पागल हो, चाहे वो जो मर्जी करे हो, हम तो पागल नहीं है। और वो जाहिर है ये भी रहता है कि हम बिल्कुल कमजोर भी ना नजर आना चाहिए। सो बिटवीन समथिंग कि हम कमजोर भी ना नजर आए और एक दानिशमंदाना पॉलिसी के दरमियान में हमें कुछ करना है, जो भी करना है उस पर बहस जरूरी है। मेरा नहीं, बहस जरूरी है, लेकिन जिस तरह से क्लास में आमिर साहब कह रहे हैं कि हमें दानिशमंदाना तरीके से आगे बढ़ना होगा। वो पागल हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, लेकिन कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा कि वहां से मुसलसल फायरिंग होती रहेगी? हम कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे? बड़े अरसे बाद जनरल कियानी साहब याद आए हैं, उनको मतलब बैड चीज़ों तो हम उनकी बताते रहते थे। जनरल कियानी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब वो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जो बिग थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इंडिया से नहीं है, ये उनका अपना बयान है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पॉलिसी एक शिफ्ट आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमें सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इंटरनल है। उनका इशारा तालिबान की तरफ था, जो इंटरनली टेररिज्म चल रहा था, या अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उनका ये कहना था कि जितने पाकिस्तानी मारे गए हैं इस इंटरनल टेररिज्म से, वो तो 3-4 जंगें भी मिला लें इंडिया के साथ तो इतनी कैजुअल्टीज हमारी नहीं हुई। मैक्सिमम ये बताया जाता है 3,000-4,000 इतना था। इतना ही लेकिन मुझे अब ये फील हो रहा है कि शायद विद इन कुछ अरसे में हमारी पॉलिसी शायद दोबारा रिवर्स हो गई है। हम दोबारा वो उनके जनरल कियानी साहब की जो एक रिवर्स किया था उन्होंने कि हमारा दुश्मन, उनका मतलब उनका क्या था कि हमारा एनिमी नंबर 1 इंडिया इस वक्त नहीं है। इस वक्त एनिमी जो हमारा विद इन एनिमी स्टेट जो है वो कुछ और एलिमेंट्स हैं, जिनका इशारा बड़ा क्लियर था उनकी तरफ। एक और भी उनके दौर में उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक उसकी डेप्थ की बात की जाती है तो वो भी हमारा कोई ऐसा सच वो नहीं है, लेकिन उस पर तो हमें इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आया। एटलीस्ट जो अच्छा पीरियड रहा है पाकिस्तान इंडिया तल्लुकात में वो 2 पीरियड कहे जा सकते हैं। एक जब जनरल मुशर्रफ साहब का 2004 में उनका ये वाजपेयी साहब आए थे इस्लामाबाद, उनके दरमियान सीज़ फायर हुई, बहुत सारे अच्छे इकदाम किए गए थे, उसमें CBM की गई थी। मैं अच्छा पीरियड अगर कोई समझता हूँ ना 71 की वार या 65 की वार, मैं कहूँगा कि 65 की वार से पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात बड़े अच्छे थे, जहाँ फिल्में भी दिखाई जाती थी, सब कुछ होता था, 40 साल बैन लग गया। उसके बाद अगर कोई अच्छा पीरियड आया है तो वो जनरल मुशर्रफ के 4 साल थे, 2004 से लेके 8 तक बड़ा पीस रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती, तल्लुकात, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, अदाकार, ये मैचेस हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और अच्छा उनका दौर था। उस पीपल्स पार्टी आती गई है, यकदम उसके बाद बम्बे हुआ, जहाँ से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट जो है बढ़ गया है। सो एक जो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से भी ज्यादती की गई है, उनके मोदी साहब की तरफ से, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बहुत सारी अपोजिशन लेके वो मोदी साहब की उसमें गए थे, उनकी तकरीब उसमें बर्दारी में, माजरत के साथ कि वो उनको उस तरीके का उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेंथन नहीं किया। ये भी तो थे ना कि मतलब इतनी जल्दी उन्हें नहीं जाना चाहिए, फौरी तौर जाने में कोई हर्ज नहीं, ठीक फैसला था, कोई इससे क़यामत नहीं आ जाती होती कि अगर इनको वाजपेयी साहब उन्होंने मोदी साहब ने बुलाया था, नवाज शरीफ साहब चले गए थे, मेरा ख्याल ठीक फैसला था। ठीक, क्लास में एक छोटी सी ब्रेक ले ले, मैं थोड़ा सी इस पे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने कहा है कि बॉम्बे का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से देखा है कि हालात बिगड़ते ही चले गए। ये हालात किस जानिब जा सकते हैं, दोनों को अगर एक साइड पे रख दिया जाए, लेकिन जिन शहरियों की हलाकतें हो रही हैं, मासूम शहरियों की, उनकी हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है। क्लासेस साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बॉम्बे वाक़े के बाद सूरत हाल बिगड़ती चली गई, जिस नहज की तरफ ये हालात बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं कि मुज़ाकरात हों, मामलात हल हों? ये एक फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अब ये मोदी साहब के लिए 2-3 ऑप्शन है। उनकी पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें सुने, उनके लोगों की, या उनके मतलब जो उनके इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पे, वो ये समझते हैं, या वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इंडिया में कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग जो हैं ये इस काबिल नहीं हैं, इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि ये कोई हमारे साथ कोई सीरियस बिजनेस कर सकें। ये इंडिया में बड़ी एस्टेब्लिश है, इंडिया में भी ये अप्रोच है, उनके फॉरेन ऑफिस में भी है, उनके पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात बड़ी तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं ये इस काबिल नहीं हैं कि ये इंडिया के साथ सीरियस बिजनेस करें, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे ज़्यादा ताकतवर है। इंडिया ने ये जो मैंने बात की वो इम्पॉर्टेंट बात थी। इसीलिए जनरल मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे पीस रहा है पाकिस्तान इंडिया में। रीज़न कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ये बरह रास्त रूल कर रही थी। जो अश्योरेंसेज इंडिया को दी जा रही थी या इंडिया जो पाकिस्तान को दे रहा था, उन दोनों पे बोथ मेंट बिजनेस सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन हुआ। खैर, वाजपेयी साहब एक उसमें कहने में हर्ज नहीं है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जाके एक आउट ऑफ द वे उन्होंने स्टेप्स लिए थे। लाहौर उनका आना, बस पे आना, मीनार पाकिस्तान जाना, जो हम यहाँ पे कहते थे कि इंडिया ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, तो वाजपेयी साहब तशरीफ ले गए थे मीनार पाकिस्तान कि जी कि जनाब कि हम आपको दिल से मानते हैं। फिर हमने कारगिल पे चढ़ के, हम जहाँ से मसले खराब हो, अच्छा चढ़ने वाले कौन थे? जनरल मुशर्रफ साहब थे, चढ़ गए। खैर, उसके बाद क्या हुआ, वो उसी कारगिल की वजह से जहाँ से नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं, इंडियन साइड से की गई हैं, नवाज शरीफ साहब ने उस पर स्टैंड लिया। उन्होंने उसी जनरल मुशर्रफ के साथ मेन लड़ाई की जो वजह थी उनकी, वो कारगिल थी। वो कहते थे मुझे बताया नहीं है, वो कहते थे हमने पूरा बताया हुआ है, जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने टक्कर ले ली अपने आर्मी चीफ को, उन्होंने डिसमिस किया, अगरचे गलत अंदाज में किया। अब उसी को आगरा में बुला लिया इंडियंस ने, उनको रेड कॉर्पेट दिया उन्होंने। अब ये नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों को वीक करने के मुतरादिफ था ना, कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया कारगिल के इशू पे, जी आपने गलत किया, आपने हमारी डील्स हो रही थी, पीस इनिशिएटिव चल रहा था लाहौर के बाद, आपने कैसे उनको किया, उन्होंने इनवाइट किया, खैर हो गया। इसके बाद वाजपेयी साहब जो हैं 2004 में लाहौर में, इस्लामाबाद है, यहाँ पे बहुत बड़ा डायलॉग हुआ, इनका ब्रेक थ्रू हुए। अच्छा, फिर जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ भी बड़ा सीरियस डायलॉग किया कश्मीर को हल करने के लिए। बाद में हमें यह पता चला जी फार्मूले ऑलमोस्ट उनके तय हो चुके थे। इंडियंस ने सीरियस एफर्ट्स किए हैं पाकिस्तान की फौज एस्टेब्लिशमेंट के साथ जनरल मुशर्रफ साहब के जरिए कि हम कोई ताल्लुकात बेहतर हैं। ताल्लुकात छोड़ दें, वो छोटी बात होती है कि इश्यूज फिक्स करें। इश्यूज फिक्स होंगे तो ताल्लुकात ठीक हो। ताल्लुकात तो वैसे तो ठीक है, आप एक दूसरे को पाकिस्तान इंडिया मिलते हैं, लड़ तो नहीं पड़ते कहीं। बिल्कुल, एक इशू फिक्स करने की बात है, वो आपके मसाइल आपने हल करने उनको। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ पे वीक हुए हैं। अब ये हम समझते थे कि उनको ये रहते जो हैं मोदी साहब को, उनको ये नवाज शरीफ को देनी चाहिए थी। बॉर्डर पे इस तरह की आप हार्ड बॉर्डर करके नवाज शरीफ साहब स्ट्रांग नहीं होंगे, ये जहन में रखें। अगर इंडियन के जहन में ये बात है, आई डोंट बिलीव इट, नवाज शरीफ साहब कमज़ोर होंगे। पाकिस्तान इंडिया टेंशन जब भी होगी, जब भी यहाँ पे ये बॉर्डर हार्ड होगा आपका, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, ये प्रेशर में आएगी। हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होगी एंड दे विल स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स। क्योंकि एक पॉपुलर सेंटीमेंट होता है जी भारत से जंग हो गई है, हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, वहाँ पे हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, हमने जवाब देना है। सारे का सारा जो आपकी पावर है वो फैसले करने की, वो आपकी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शिफ्ट हो जाते हैं हमारे GHQ में। बिल्कुल। ये बात अब इंडियंस को समझने की ज़रूरत है कि आपने जो भी बिजनेस करना है, वेदर दे लाइक इट और नॉट, नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बेहतर ऑप्शन था हमारे पास। नवाज शरीफ के ज़रिए इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक हो सकते हैं। अगेन नवाज शरीफ साहब के ज़रिए आपके इश्यूज फिक्स हो सकते हैं। लेकिन अब ये बात है, नवाज शरीफ साहब के लिए ऑप्शन था कि अपने आप को अपना हाउस इन ऑर्डर करते, अपने ऊपर करप्शन ना इल्ज़ाम आने देते, अपनी फैमिली का बिजनेसेस, अब कतर प्रिंस आ गया है, फ्लैट्स आ गए, आपकी मॉरल अथॉरिटी वीक हो जाती है। आप फिर कल को अपने फौजी के सामने नहीं स्टैंड ले सकते, और इसी वजह से वो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी हाथ में ले लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी भी हाथ में ले लेते हैं। अगेन हैविंग सेड ऑल दिस, लास्ट कमेंट, एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान इंडिया में होती थी जो अब नहीं हो रही। क्या? जंगें हुई हैं 3 हमारे इनके साथ या 4 हुई हैं, इन्होंने वो जंगें जो हैं उनमें सिविलियंस पे अटैक नहीं किए गए थे, जो सबसे अच्छी चीज़। दोनों मुल्कों ने ऐसा बड़े पैमाने पे, जैसे यूरोप ने किया, जर्मन ने पूरे के पूरा इसको लंदन को उन्होंने तबाह करके रख दिया था, बम करके एक खित्ते को उन्होंने वहाँ पे बम्बें की और उसमें उन्होंने आकर सिविलियंस मारे। एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया का ये होता था सिविलियन नहीं मारते थे,
आपकी दफ़ा देखें कि आज उन्होंने बस में 9 सिविलियन से उन्होंने मार दिया है, या आज एम्बुलेंस पे अटैक हुआ है। बिल्कुल, इस पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनका मीडिया है, उनके पॉलिटिशियंस हैं, एक सिविल सोसाइटी है, वहाँ भी सेनर एलिमेंट है, उन्हें कम से कम इस पे कन्फ्रंट करना चाहिए। आपकी जो टेंशन है, अगर आपकी वहाँ बॉर्डर पे हो रही है, आप बॉर्डर तक रखें। आपने सिविलियन को मारना शुरू कर दिया, आपने बसें उड़ाना शुरू कर दिए। जो आमिर ने बात की है कि ये एस्केलेट कर जाएगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे, हमारी आर्मी पे भी दबाव आएगा, और हमें एक बात माननी पड़ेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स वाला इशू है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं रह गया। अमेरिकन इसमें मुलविस हो चुके हैं, इसमें फ्रेंच आ चुके हैं, इसमें जर्मन हैं, इसमें ब्रिट्स हैं, सब इस पे कंसेंसस डेवलप करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने नॉन स्टेट एक्टर्स। अब हुआ क्या है, आपने कश्मीर की सारी जो वहाँ पे अपराइजिंग थी वो भूल गए हैं लोग। रीजन कि हमने अपने आप को एंगेज कर लिया बॉर्डर पे इंडिया के साथ। उड़ी के बाद लोग भूल गए हैं कश्मीर में, पूरी दुनिया फोकस कर रही थी वहाँ पे। LOC पे यहाँ झड़पें होना दुनिया के लिए कोई खबर नहीं है। दुनिया के लिए खबर ये थी कि लाखों या हजारों लोग जो है कश्मीर में निकल रहे थे, हमने एंगेज कर लिया, बड़ा खुशली हैप्पी उड़ीपी की हो गया, हम एंगेज भी हो गए, फायरिंग भी शुरू हो गई है। अब डिस्कशन कश्मीर में दुनिया में नहीं होती, अब पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर, और दुनिया का कोई मुल्क दोनों के साथ इंटरेस्टेड नहीं। वो कहते हैं जी आप लड़ते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, हम उनके मारें या वो हमारे मारें, आप जाने, आपका काम जाने, दुनिया इंडिफरेंट है। ये तो आप सही कह रहे हैं क्लास साहब, इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मुल्क आमिर साहब नजर नहीं आ रहा इस वक्त। सिर्फ ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत आपस में लगे हुए हैं, किसी तीसरे को इस चीज की फिक्र नहीं है। ये तो एक हकीकत है कि क्योंकि इंडिया का दुनिया भर में अपनी इकनॉमिक माइट की वजह से जो लेवरेज है वो हमारा नहीं रह गया। एक ज़माने में इस्लामी ममालिक सारे हमारे साथ खड़े होते थे, और इंडिया में का और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता था, एक बहुत साइजेबल दुनिया का हिस्सा था जो हमारे साथ खड़ा होता था। अब हमारी वो ताकत नहीं रह गई है। और ये कश्मीर का हालांकि जेन्युइन अपराइजिंग है, इंडिजिनस है, और ह्यूमन राइट्स की ऐसी वायलेशन कम ही 60 साल में ऐसी नहीं हुई है कि पूरी जनरेशन की जो है आंखें फोड़ी जा रही हैं और वो जेनोसाइड एक किस्म का ब्लाइंडनेस का वो किया जा रहा है, मगर वो दुनिया सारी खामोश है। अभी सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एस्केलेशन है, पिछले 10 साल में इस तरह की एस्केलेशन नहीं हुई है क्लियरली जो है। दूसरा कि वो डिलिबरेट है, वो इत्तफाकन नहीं है कि ये ऊपर नीचे इत्तफाक नहीं है कि इस हफ्ते में हम हवा में, पानी में और ग्राउंड में तीनों अटैक्स हुए हैं कि हमने उनका ड्रोन मारा है जो कि बड़ा था काफ़ी साइज़ का, वो गिरा। एक सबमरीन उनकी हमारे पानियों में आई, उसको धकेल के वापस भेजा गया। और उसके बाद ये अभी ग्राउंड के ऊपर है कि एम्बुलेंस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा तो उनकी तरफ से ये डिलिबरेट है। इसका साइन पहले से आ रहे थे कि इससे पहले ये जो हमारा टिट फॉर टैट डिप्लोमेट्स का हुआ कि उसकी प्रोवोकेशन इंडिया ने शुरू की। हमारे यहाँ ये जो उनके 5-7 डिप्लोमेट निकाले गए और यहाँ मीडिया पे आता रहा कि हमने पकड़ लिया, पकड़ा नहीं था। सीधी सी बात है, लेट्स जस्ट से इट कि उन्होंने ये प्रोवोकेशन शुरू की कि हमारे डिप्लोमेट को पकड़ा, उसको मारा, उसके ज़रिए कहलवाया, उससे साइंड के जनाब फलाने जो हैं एजेंसियों के लोग हैं। हमारे 5-7 डिप्लोमेट्स को बुरी तरीके से रुसवा करके जो है निकाला गया तो हमने भी ये करना था, शायद असली भी हो मगर ये हमने करना ही करना था, ये सारा ऑब्वियस था। एस्केलेशन का कहीं ना कहीं डिसीजन हुआ और ये भी सारी हुआ। नाउ करें क्या? अगर वो फ़र्ज़ करें इस हम चलते हैं थीम पे कि वो एस्केलेशन उनकी डिलिबरेट है, तो हम क्या करें? हमारे हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं कि कश्मीर के अंदर, क्योंकि दूसरी साइड पे भी कश्मीरी भाई हैं, तो वो मैं अभी रिसेंटली पूरा शारदा तक होके आया हूँ, वो हम फंसे हुए हैं। हम उस तरह की बेदरेक फायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि उस तरफ भी कश्मीरी लोग हैं, वो कर सकते हैं कि एम्बुलेंस को भी मार सकते हैं, हम उस तरह की बेदरेक नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, वैसे भी सिविलियन को मारना, चाहे वो कश्मीरी हूँ या नॉन कश्मीरी हूँ या वो मतलब कोई भी उनकी वो हो, दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वो अगर वो कश्मीरी सिविलियंस हो या नॉन कश्मीरी सिविलियंस हो, उसके किसी को भी है, मगर फिर भी मिलिट्री टारगेट को एक हॉट लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो अब नहीं सीज फायर वाला माहौल रहा तो फिर भी एक लेजिटिमेट टारगेट है, सिविलियंस का नहीं है। मगर उन्होंने यूएन के सारे लोग निकाल दिए हुए। हम तो कहते हैं कि जनाब हमारा अगर कसूर है तो आए देखें, हम तो यूएन वालों को लेके जाते हैं। सो उस लिहाज से हम कम से कम हमारी कॉन्शियंस क्लियर है कि हम सबूत देने, हम चाहते हैं कि जी तफ्तीश करा लें ये किसने एस्केलेशन की है। तो इसलिए हमारा एक मॉरल हाई ग्राउंड यहाँ पे है। मगर अब क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए?
बात ये है कि वो अगर लेट्स से उनकी डिफ्लेक्ट भी वो कर रहे हैं, कश्मीर का उनसे नहीं हैंडल हो पा रहा और वो चाह रहे हैं कि इससे करने के शायद वो हम ही अभी तक हमारी वजह से ही कश्मीर का मसला है, छोड़ भी दें। मैं समझता हूँ इसके अंदर मेरी थ्योरी है कि CPEC एक बहुत बड़ा इशू है। मैं उनकी जो प्रेस मॉनिटर करता हूँ उनके यहाँ ये आता है कि उनकी एक एजम्पशन थी, एक मफरूज़ा था कि पाकिस्तान को मोदी साहब ने जो उन्होंने बड़ी कंटेनमेंट की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, बड़ा जोर लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान में भी हमें काफ़ी अपनी जड़ें बना ली, मिडल ईस्ट में हमारे तमाम दोस्तों को आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज़ किया, सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान जो है काफ़ी हमारा, उससे बस नहीं पड़ा। हम जब कॉर्नर पे गए हैं तो हमने चाइना के साथ बहुत 60 साल में इस तरह का नहीं किया था, तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सुट पंजा, हमने CPEC कर दिया। CPEC से वो उनके यहाँ ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बुखलाए हुए हैं और उनकी डेस्परेशन है, समझ नहीं उनको आ रहा कि ये इसका क्या करें। बिल्कुल वापस आए, थोड़ी सी बात बिल्कुल ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो बात करनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि दोनों ममालिक मिलकर करप्शन के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल बनती जा रही है, दोनों ये एटमी ताकतें हैं, जंगी जनून के मुतहम्मिल ये नहीं हो सकती। एक ब्रेक में वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। LOC पर होने वाली फायरिंग से मुतालिक बात करें। CPEC की आपने बात की थी आमिर साहब जी। मैं मुख्तसर बता दूं कि मेरा जो है कि ये मौजूदा इंडिया की तरफ जो एस्केलेशन है वो डिफ्लेक्शन तो अपने डोमेस्टिक इशू से है, कश्मीर से है, मगर CPEC एक बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया की, अब देखिए इसमें कोई तारीखदानों में कोई बहस नहीं रहेगी कि पाकिस्तान जब पटेल साहब, गांधी जी और नेहरू ने मान लिया था, वो लार्जली उसके पीछे ये मफरूज़ा था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ये मौत ईटन पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। उसके बाद कतर की उसके अंदर दोबारा कोशिश की, उनका ख्याल था कि ये अब टूट गया, नहीं टूटा। अभी लेटली उनका ये पिछले 10-20 साल की मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ इंडिया की मीडिया, तो ये मफरूज़ा चल रहा था कि अभी जो है इंडिया क्योंकि इकनॉमिकली बहुत आगे जा गया है तो हम शायद अब सर्वाइव सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएंगे, और वो हमें इकनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर टाइट, जिसे कहते हैं टाइट करना, टाइट कर रहे थे और उन्होंने कर लिया है ठीक ठाक तक। हम इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉर्नर में आ गए हुए हैं। एंड देन हमें एक रास्ता नया मिला कि हम चाइना के थ्रू हमने पूरी अपनी जो है ना सब कुछ उनके लिए खोल के रख दिया। $46 बिलियन छोटे नहीं है, उससे उनके यहाँ एक बौखलाहट है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। वन कि वो हमेशा से सोचते यार घूम फिर के आ जाएंगे हमारे पास वापस के साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का रूट रहा हुआ है, तो ये एकदम शाहरा रेशम का उनके लिए इकोनॉमिकली, याद रहे शाहरा रेशम 25 साल पहले बनी थी, इंडिया ने आज तक पहले क्यों नहीं शोर मचाया? क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं थी। अभी वो बिल्कुल एक कॉरिडोर के तौर पे आ रहा है, फिर आगे वो ज़ाहिर है अरेबियन सी पे बिल्कुल जो है उसके ऊपर पर्शियन गल्फ के ऊपर है, और वो हमने नेवल उनको अपनी एक्सेस भी चाइनीज़ को दे दी है। सो ये सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस मिला जुला के उनकी एक बौखलाहट है जो कि नज़र आ रही है इस एस्केलेशन के पीछे। मेरी ये थ्योरी है, कैन बी एंटायरली रॉन्ग। वो सारे ला रहे थे, मुझे पता है इनको पसंद नहीं आई मेरी बात। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन इसको किसी और तरीके से देखते हैं। मेरा ये ख्याल है, आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं एग्री करता, अगरचे पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए एज ए मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, हमें ये बात करनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। थोड़ी सी आप इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये इंडिया ने ये पाकिस्तान को 92 में मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। वो 25-20 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, चलिए वो ये कह रहे हैं कि जनाब हजूर आप हमें भी दें, और पीपल्स पार्टी दौर में उनको क्रेडिट दें, पीपल्स पार्टी दौर में, और उसमें ऑफकोर्स जनरल कियानी क्योंकि इंडिया सेंट्रिक नहीं थे, वो ये समझते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेट्स बड़ी हैं इंडिया की निस्बत, लिहाजा उन्होंने सपोर्ट की इन पीपल्स पार्टी हुकूमत को कि इंडिया के साथ अब ट्रेड रिलेशन बेहतर करें। यही वजह थी जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे यहाँ पे जफर महमूद साहब, उन्होंने दर्जनों इंडिया के विजिट्स किए थे पीपल्स पार्टी दौर में, बहुत सारे MOUs हुए, इनके मुहैदे हुए, कैबिनेट में समरीज गई, और इन्होंने आपको याद होगा वाघा बॉर्डर पे वहाँ पे वेयर हाउसेज बनना शुरू हो गए थे, वहाँ पे बाकायदा कस्टम क्लियरेंस वगैरह कैसे होगी, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। और मुझे याद है आखिरी जो इजलास हुआ था यहाँ पे जनवरी में मेरा ख्याल हुआ था कैबिनेट का 2013 में, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत 1-2 महीने रह गए थे, तो उसमें हिना रबानी खार साहब, मेरे पास मिनट्स पड़े होंगे उसके कैबिनेट मीटिंग के,
वो लड़ी थी जब हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दिनों में आकर अपना फैसला वापस कर लिया था। इंडिया को एश्योरेंस हमने दी हुई थी, हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे, ये एश्योरेंस थी। हिना रब्बानी खान जब गई थी इंडिया, ये एश्योरेंस दे के आई थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देगी ताकि ट्रेड पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बढ़े। फैसला वापस क्यों लिया गया? और आखिरी जो इजलास हुआ उसमें हिना रब्बानी खान ने प्रोटेस्ट किया था। किसी से पूछ लें, हिना रब्बानी खान साहब टीवी पे आती रहती हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, वो इजलास में लड़ी थी। उन्होंने हम गलत कर रहे हैं, हमने इंडिया को डिप्लोमेटिकली हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे। इस वक्त बैकआउट करना ये डिप्लोमेटिकली गलत होगा। हम एक तरह की बेईमानगी कर रहे होंगे कि किसी के साथ कमिटमेंट करके हम बैकआउट कर रहे हैं। यूजली तो पाकिस्तान उन पे इल्जाम लगाता था कि आप लोग कमिटमेंट करते हैं, पूरी नहीं करते। हिना रब्बानी खान का ये कहना था कि वही काम हम करने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त थी, मेरे पास पड़े होंगे मिनट्स कहीं पे। एक चीज, इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान को आके ये ट्रेड रिलेटेड आइसोलेट नहीं करना चाहता था। आइसोलेट करना चाहता तो वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्यों मांगता पाकिस्तान से? कहते जाए अपने काम करें। एक चीज। दूसरा, आपको पता है अफगानिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है? उनका ट्रांजिट रूट। अगर ट्रांजिट रूट मांग रहा है जब इंडिया कि हमें रास्ता दें, हमने वाका के जरिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान हमने ट्रेड करनी है, इसके लिए इंडिया आपको टोल प्लाजा देने को तैयार है, पेमेंट करेगा ना, रास्ता दो। ये तो नहीं होगा जैसे अमेरिकन को हमने हजारों लाखों तो नहीं होगा, हजारों होंगे, आपने कंटेनर्स जहां से भेजे हैं और फ्री ऑफ कास्ट भेजे हैं गुडविल के नाम पे। इंडिया और अफगानिस्तान कहते हैं जी हम पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हम कहते हैं जी इन कंटेनर में असला आएगा। हमारा ये एक नैरेटिव बन गया है। वो कहते हैं जी आप उसको चेक कर लीजिएगा वहां का बॉर्डर पे। अब तो दुनिया में बड़ी मशीनें आ गई हैं, असला जो भी आता होगा उसको चेक कीजिएगा बॉर्डर पे आप। और ये मैं कल परसों की उसकी देख रहा था, इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनका बड़ा जो बयान है जयशंकर साहब का, तो पढ़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे रीजन में हमें ट्रेड रूट नहीं दे रहा। हम ट्रेड करना चाहते हैं रीजन में। पाकिस्तान अब ये जिस जगह पे वाक़ है, ये कहते हैं हम आपको ट्रेड नहीं करना देते, अब अफगानिस्तान नहीं जा सकते, अब वहां नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि हम एक अलहदा सार्क टाइप एक चीज बना रहे हैं कि जो 5-6 ममालिक हैं, हम आपस में बैठ के हम ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान का सलूट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान कहते हैं जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, हम आपको रूट भी नहीं देंगे, हम आपको ट्रेड भी नहीं करने देंगे, हम आपको दुनिया के साथ रीजन में कनेक्ट भी नहीं होने चाहिए। अब ये मतलब मसला ये बन गया है। अब अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हम जाके चाइना वाला रूट लें, ठीक है, उसके चाइना के तैवान के साथ पाकिस्तान जितने ही मसाइल हैं, जितने पाकिस्तान इंडिया के हैं, इसके इवन मतलब हम तो कश्मीर पे अपना क्लेम करते, चाइना तो पूरा तैवान जैसे मुल्क पे क्लेम रखता है कि तैवान हमारा हिस्सा है। इवन देन मैं उस दिन पढ़ रहा था, मेरा $30 बिलियन की ट्रेड है जो उस चाइना और तैवान में होती है। या तो हम वो एक ऑप्शन लें, चाइना से अगर हम पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, तो चाइना से थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी ले लें, उधार ले लें, कोई थोड़ी सी अक्ल भी हम ले लें कि चाइना ने बिजनेस की खातिर उन्होंने तैवान पे कब्जा नहीं किया। कितनी देर लगनी थी चाइना को कब्जा करने में? नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम क्लेम रखेंगे इस पे, तैवान पे हमारा हिस्सा है, लेकिन ट्रेड भी करेंगे आपके साथ। तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे। हमने एक ऑप्शन रखा हो कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल करेंगे, आपके साथ कोई वो नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती, रास्ता नहीं देंगे। दूसरा ये है कि आप वो वाला लें, आप कश्मीर पे अपना राइट रखें, एजिटेट करते रहें, दुनिया को भी आप उसको अपने हक में करने की कोशिश करते रहें। ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं और कश्मीरी तो इस दफ़ा खुद उठ खड़े हुए थे। सो ये मेरा ख्याल है चीज़ें जो है, मैं आपसे नहीं एग्री करता कि इंडिया जो है उसको यहाँ पे ये इसको प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान के ट्रेड। इंडिया तो चाहता है कि हमारे साथ ट्रेड करें आप पाकिस्तान से, इसलिए ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा मांगने की कोशिश करता रहा है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रूट वो मांगता रहा है कि रीजन दे वांट टू डू ट्रेड, और हमें इससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, अभी भी मिल सकते हैं। नहीं, तो ज्यादा सही है ना कि हम अपना क्लेम भी रखें और इन्हें तिजारत भी करने दें, हमें भी तो पैसे आएंगे। असल में बड़ी सिंपलिस्टिक तरीके से वो इस इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी सुना दी कि आम आदमी को समझने के लिए इतनी सिंपल है नहीं है। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे जो तारीखदान है कि जनाब ऐसे आसान नहीं है। उस तरह इंडिया पाकिस्तान की भी आपने बिल्कुल सही कहा, मगर इतनी आसान नहीं है। हकीकत ये है मेरे ख्याल में कि एक ये काफ़ी अच्छे दौर आते रहे और बुरे दौर आते रहे। प्रॉब्लम ये रहा कि जब हमारा अच्छा दौर था तो हम ज़रा सख्त हो जाते हैं, जब उनका अच्छा दौर होता है तो वो सख्त हो जाते हैं। दरमियान में जो ये इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड का, मैं उन दिनों ख़ास तौर पे इंडिया एक्सप्रेस स्टोरी करना चाह रहा था, मैं काफ़ी आता जाता रहा उन दिनों में, और मैं समझता हूँ एक बड़ा मौका आया था कि हमने जो है पीपल्स पार्टी के सेकंड गवर्नमेंट जो यूसुफ रजा गिलानी की आखिरी दिनों में एक बिल्कुल सेट हो गया था
ट्रेड की ज़्यादा चीज़ें डिसाइड हो चुकी हुई थी। जस्ट बिकॉज उस वक्त कॉमर्स सेक्रेटरी जफर महमूद साहब का उसमें बहुत इनपुट था, और उनके बिकॉज GHQ सबसे ज़्यादा उन्होंने भी प्रूव कर दिया था कि अगर पाकिस्तान को इससे नुकसान नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर लास्ट मिनट पे उनकी गवर्नमेंट में कोई नालायकी कह लें, कुछ उधर की खराबी कुछ इधर की खराबी के वो नहीं हो सका। उसके बाद से फिर ज़ाहिर है मोदी साहब आगे बदल गए, हालात बदल गए। अभी जो है हम चूँकि कश्मीर इतना वॉलेटाइल हो गया हुआ है, बहरहाल हमारी डिप्लोमेटिक और हमदर्दी वाला भी इशू है, तो वो बात आगे जा चुकी है। अभी वो माहौल नहीं रह गया। अच्छे ज़माने में वो अच्छी बातें लगेंगी आपकी, पर इस मौके की हम अफगान उनको एक तरफ से वो लोगों की आंखें फोड़ रहे हों, हम इस वक्त ये ट्रांजिट रूट की बात करने नहीं है, ये इसके दरमियान में माहौल ठीक करना पड़ेगा, मिसट्रस्ट ठीक करना पड़ेगा ये दोनों मुल्कों में। फिर ये ऐसे ही चलेगा। बड़ा रोल बड़े मुल्क का होता है, हमारा थोड़े से हाथ बंधे हैं। आपको पहले कहा कि उनका बनता था कि उन्हें कंसेशन नवाज शरीफ साहब को देनी चाहिए थी। अच्छा, उनके मैं ब्रेक से वापस आ जाना, छोटी सी बात है, अखबार में पढ़ रहा था, वो ये समझते हैं कि जब चले आप खबर से आप उससे आगे ब्रेक से वापस आ रहे थे, मैं कहती तफसील से बिल्कुल बात कर लेंगे। बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से बात हो रही है, इसको तो मुकम्मल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने ये नारे लगाए थे ए तायरे लाहौती के, कशकोल तोड़ दिए जाएंगे 2013 से अब तक, ये कशकोल का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत ताल्लुकात और LOC पर होने वाली फायरिंग से मुतालिक बात करें। क्लासेस साहब आपको छोटी सी बात करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा था इंडियन ने एक उसमें प्रेस में ये उनका नैरेटिव है, जरूर नहीं हम उसे एग्री करें। वो ये कहते जब मोदी साहब आए थे, ये टोटल आपको याद है जब अफगानिस्तान से सीधा लैंड किया था लाहौर में, रेमंड आए थे। जी जी बिल्कुल। कहते टोटल ये उनकी प्लान में शामिल नहीं था। उन्होंने बैठे बैठे फैसला किया कि नहीं, कि मुझे भी उसी तरह का मेजर एक ब्रेक थ्रू लेना चाहिए जैसे वाजपेयी साहब ने लाहौर आकर लिया था। उनका ये जो उनकी वहाँ से चीज़ें निकली थी, वो ये न समझते थे कि मियाँ साहब ने बहुत सारी उनको एश्योरेंस करवाई थी जो इंडियन कंसर्न थी कि हम इनको मीट करेंगे, ताकि मोदी साहब ये चाहते थे यही चीज़ें मैं सेल करूँ वहाँ पे बैक कि देखें कि हमारी कंसर्न थी एड्रेस हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ हमें एंगेज होना चाहिए। वो साइड फील करते कि शायद वो जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पूरी नहीं कर सके बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अब मियाँ साहब भी ऐसे कमिटमेंट कर लेते हैं जब आपको पता है कि बगैर आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के GHQ के बगैर कुछ चीज़ें मूव नहीं करनी, तो फिर आप मोदी साहब को क्यों एश्योरेंसेस दे रहे हैं? फिर तो मोदी साहब एंड कंपनी जो है वो तो फिर उसके बाद GHQ को सीरियस लेंगे, आपको नहीं लेंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि चीजें शायद पूरी नहीं हुई। एश्योरेंस मत दें फिर, या ये क्लियर करें जी हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी। भाई इस पे हम बहस करते रहेंगे। बस लास्ट ये जरूर कह दूं, मुश्किल टॉपिक पे चाइनीज ने भी बांगे दोल ये कहा था कि इंडिया भी इसमें हिस्सा डाल ले। प्राइम मिनिस्टर ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अगर ये बीच में डालना चाहिए तो डाल ले। जो चाइनीज ये प्राइम मिनिस्टर की मेरा स्पीच थी या प्रेसिडेंट की जो पार्लियामेंट को की थी, उसमें क्या कहा था उन्होंने, हम भूल गए, उनकी जबान में समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा था जनाब ये सिपाही का है ना, इस तरह के रोड हम इंडिया में भी बना रहे हैं, हम बांग्लादेश में भी बना रहे हैं। ये चाइना जो है ना, इसलिए मैं आपकी इस थ्योरी से मैं नहीं एग्री करता। उसमें थोड़ी सी बात सर कि इंडिया जो है वहां पे ये उसने चाइनीज यहाँ प्रीमियर या प्रेसिडेंट थे, मुझे पूरा मेरा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इंडिया के भी इससे फायदा उठाए, ईरान भी उठाए। तो वो इसका मतलब ये वो पाकिस्तान को इंडिया इनकरेज कर रहा है, नहीं चाइना कि आप रीजनल ट्रेड की तरफ जाएं। चाइनीज $100 बिलियन की ट्रेड करते हैं, उनका पाकिस्तान पे आके सुई अड़ जाती है कि कुछ थोड़ा सा पैथोलॉजिकल है। वो चाइना जो है किसी वक्त फिगर में ले आऊंगा, चाइना इंडिया में हमसे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो ट्रेड है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। अभी उनको ये मोटरवेज जो हमारे वाले हैं इसी तरह के बांग्लादेश और इंडिया में बनाने का उनकी प्रपोजल है। तो चाइना का मसला नहीं है, चाइना पूरे रीजन के लिए काम करना चाहता है। खैर दैट्स लॉन्ग डिबेट, हमारा अपना एक नैरेटिव है, हम उससे नहीं निकलना चाहते, नहीं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहते, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना सर एक डिफरेंट है, लेकिन आने वाले मेरी बड़ी अनपॉपुलर लाइन है,
मतलब पॉपुलर लाइन तो अब वही हो सकती है ना कि अनपॉपुलर लाइन होनी चाहिए। सप्ताह बात करते रहेंगे, इस सप्ताह खेलते रहेंगे। बिल्कुल। अब मेरे पास एक और स्टोरी है, उस पर भी यकीनी बात करना बड़ा जरूरी है। क्लासेस अब सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो इश्तिहार आया है कि लाहौर एयरपोर्ट की तौसीह के लिए 35 अरब रुपए के कर्ज का ये इश्तिहार है। वैसे एक मुझे बात बताएं क्लास, अब कशकोल तोड़ना था हमने, एयरपोर्ट की तौसीह हो तो कर्ज है, ऑरेंज ट्रेन हो तो कर्ज है, सी पैक का भी उसका क्लियर नहीं है, कर्ज है, सरमायाकारी है, क्लियर है, कर्ज है। अब उस पर अच्छा कर्ज है, क्लियर हो गया, तो ये तो $40 बिलियन कर्जा ही है। ये देखनुमा कशकोल के साथ तो मुल्क चल रहा है, इसके बगैर कैसे चलेगा? मेरा ख्याल है आमिर साहब से पूछे, लाहौरी हैं, लाहौर का टॉपिक है। अगर मैंने शुरू किया, उन्होंने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मांगी है सिविल एविएशन वालों ने कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल का जो है वो टर्मिनल बनाने की और एक्सपेंशन की जो है, तो उसमें मज़े की बात यह है कि उन्होंने 35,000 बिलियन लिख दिया है, जो कि $35 बिलियन बनते हैं। शायद टाइपो की गलती है, 35 अरब रुपया वो कहना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी गलती। मगर बात यह है कि पाकिस्तान का अब इसमें कोई बहस नहीं रह गई कि हम ये उस वक्त जब आज से साल 1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि कर्ज़ों की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। अब सारी दुनिया मान गई है और कहना शुरू हो गया है कि जनाब बढ़िया $73 बिलियन हमारा एक्सटर्नल है और कोई 15,000 बिलियन रुपए जो है ना वो इंटरनल उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया है। हमारे बैंक काम नहीं कर रहे और हमारी मुआशत इसलिए मईशत काम नहीं कर रही है कि बैंकों के पास पैसा ही नहीं है। सारा बैंकों का पैसा वो हुकूमत ले लेती है और जो उनको कर्जे देने चाहिए आम आदमी को, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि पाकिस्तान में SME कहते हैं ना, स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइज, उसको 5% कर्जे दिए जाते हैं और इंडिया में 26% है फॉर एग्जांपल, वियतनाम में 75% है। इसीलिए आगे मईशत नहीं बढ़ रही है क्योंकि बैंक अपना काम बैंकर के तौर पे कर ही नहीं रहे। वो हुकूमत को दे देते हैं, ब्यूरोक्रेट पैसे बनाते हैं और काफ़ी सारे पॉलिटिशियन इनसे पैसे लेके बाहर से बॉन्ड, यूरो बॉन्ड फलाने हैं, काफ़ी इल्ज़ाम हैं, यहीं से ही पैसा बजा के घूम फिर के वापस आ जाता है महंगे इंटरेस्ट पे। ये भी इल्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये कर्जा अंदरूनी और बैरूनी ये बढ़ता जा रहा है। बैरूनी कर्जे के अलावा अंदरूनी कर्जे के भी मरकत है। लास्टली कि अगर हमने कर्जों पे ये चलाना है तो कर्जे अगर तो उन चीज़ों पे खर्चे कि जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ या मरे जा रहे हो, हम ये एक्सट्रावेगेंस पे कि टर्मिनल एक्सपैंड करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस में एक बाथरूम बनना है, स्विमिंग पूल की एक्सपेंशन हो रही है, क्या ये प्रायोरिटीज है, किस लिए, वाई? आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्टोरी और है। आपने तो एक जनरल इकोनॉमी का जायजा ले लिया कि बैंक जो है बैठे बिठाए उनको, मेरे को लास्ट ईयर इन्होंने 84 बिलियन रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ है बैंकों को, उससे पहले 100 बिलियन। अब हुआ क्या है, ये ड्रामा क्या कर रहे हैं कि यही बैंक हुकूमत पाकिस्तान का डिपॉजिट लेते हैं, तमाम महकमों का डिपॉजिट लेते हैं, रख लेते हैं, वो कम पे वो 4-5% पे ले लेते हैं, इन्हीं को 17-20-25% पे वापस करते हैं। कारोबार हो रहे हैं, ये माल जो बनाए जा रहे हैं ये सारे, तो बैंकों को मौत पड़ी है, वो क्यों करें जाके आवाम को कर्जे दें, वहां से उनको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा। हुकूमत यहाँ पे गाहक है, वो अपनी मर्जी का रिटर्न उनसे लेते हैं, बैठे बैठे अरबों रुपए उनको कमर्शियल लोन लेते हैं, वापस होते हैं। ये जो ड्रामा हुआ है सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो किया है अखबारों में इश्तिहारात देख के, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाहौर में मुझे बताएं कितनी ट्रैफिक आ रही है आमिर साहब, आप लाहौरी हैं, बहुत कम। वहां पे आप ये बताएं, आपके दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन आपका एयरपोर्ट लाहौर बन गया है, तो एक्सपेंशन की वजह यहाँ पे आपका हेथ्रो एयरपोर्ट जो है वहां पे तो समझ आते कि जहाज लाइन में लगे हुए हैं जी, भी लैंड करने के लिए आधा घंटा चाहिए, वो यहाँ पे तो बंदा नहीं मिलता आपको। आपके पीए आपके ऑलमोस्ट ग्राउंड कर चुके हैं। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आपकी 4 एयरलाइंस हैं या मिडल ईस्ट से आती हैं आपके पास जाती हैं, वो भी सवारियां यहाँ से ढो के आके। मुझे ये समझाया जाए, 35 अरब रुपया आप कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना रहे, आप कोई नई कोई आप टर्मिनल बना रहे, टर्मिनल पे उस मतलब बंदे बिठाने के लिए बंदे कहां से लाएंगे? ट्रैफिक है आपके पास, सर ये खांचे हैं सारे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इसको 12 साल हो गए बन रहे हैं, हर दफा उसको कंट्रैक्टर के लिए और मट्टी उठाने पे मट्टी के लिए 40-50 अरब रुपए तो मट्टी खा गई है सर। ये जो ठेका मिल रहा है ना सर, मैं आपको उससे बता सकता हूं अथॉरिटी से, शहबाज शरीफ को इसका पता ही नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, रीजन शहबाज शरीफ साहब ने कहा 200 रुपए की एविएशन है फेडरल गवर्नमेंट, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी कि जनाब लाहौर में यहाँ पे एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए 35 अरब रुपए का एक नया एक वारदात तैयार हो। ये वारदात है, ये यहाँ पे 200 रुपए की वारदात उन्होंने डाली। शहबाज शरीफ साहब ने कहा चाइना से लोन लेंगे और जिसको दिन रात डिफेंड करते रहते हैं, इन्होंने कहा जनाब हम लाहौर में कोई और वारदात डालें।
इन्होंने कहा 35 बिलियन रुपीस की टर्मिनल की बिल्डिंग बन रही है, ये कोई नया एयरपोर्ट नहीं बन रहा, ये सिर्फ टर्मिनल है। उन्होंने, और ये मैं बता दूं, ये ठेका उन्हीं को मिलेगा जिन्हें लाहौर के ठेके, जिन्हें इस्लामाबाद के ठेके मिले थे, ये जहन में रख लें। ये 35 अरब रुपया उन्हीं के लिए अरेंज किया जा रहा है। लार्जर मैक्रो में चला गया, माइक्रो मैं तो शहबाज शरीफ साहब मैं काट रहा हूँ आपकी बात। उन बेचारों की तबीयत ठीक नहीं, उनकी टांगों में आज मैं देख रहा था वो एकदम पता नहीं वो, अब मैं लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैं मजाक नहीं उड़ाता, वाकई तबीयत खराब थी। किसी ने कहा जी वो मुकदमे की वजह से ये वो, मैं इस तरह की बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा, उनकी तबीयत नासाज थी। आमिर साहब मुझे ये समझाएं कि आपने सारा जो पैसा जो है लाहौर पे लगाना है। हालत ये है, आज मैं पढ़ा था मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, साउथ को भूल जाएं, नॉर्थ को, पोटवार को, सरायकी इलाकों को छोड़े पड़े, उनको साइड पे करें, वो इस काबिल नहीं है वहाँ पैसा लगाया जाए। मेयो हॉस्पिटल में वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, ये मैं उसकी स्टोरी पढ़ा था, बड़ी बुरी हालत है वहाँ पे। 35 बिलियन रुपीस की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए इश्तिहार दिया है जनाब सिविल एविएशन ने, बैंकों से टेंडर मांगे हैं। और ये शहबाज शरीफ को पता नहीं होगा कि जनाब इतनी बड़ी वारदात डाली जा रही है, ये वारदातें हैं इसके पीछे। इसमें इन्होंने फिर वही काम करना है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का किया है, नए का, कि हर दफा उसकी इन्होंने 22 अरब रुपए से 100 रुपए तक ले गए एयरपोर्ट, तो अभी तक उसके इफ्तिताह नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि नया माल कहां से बनाया जाए, नया खांचा कहां से, नए रिश्तेदार, इसकी ये नए रिश्तेदारों के लिए हो रहा है। अब आप ये नया माल है और नए रिश्तेदारों के लिए पूछा जाए फिजिबिलिटी बताया पहले ये सिविल एविएशन अथॉरिटी, आपने मजाक बनाया हुआ है, 35 अरब रुपए की एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। टर्मिनल क्या होता है, बिल्डिंग है ना जहाँ पे मुसाफिरों ने आके बैठना है। पहले ये बताएं ट्रैफिक कितनी है, जहाज कितने आ रहे हैं, पैसेंजर कितने आ रहे हैं। मजबूरी एक है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट अब क्योंकि वहां से जितना खांचा लगना था लगा लिया है, अब उन्होंने कहा हमें नया खांचा ढूंढ के दें, नया खांचा लाहौर में उन्होंने ढूंढ लिया। बिल्कुल नया माल नए रिश्तेदारों के लिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं आमिर साहब। बिल्कुल वक्त हमारे पास नहीं है, कर्ज लेकर बनाने वाली चीजें फिर उसी कर्ज को उतारने के लिए उन्हीं चीजों को गिरवी रख के एक मजीद कर्ज लिया जाता है। सवाल यहाँ पर ये कि आखिर फिर हमारा अपना क्या है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता पर खैर रखिए, खुदा हाफिज़।